हमारे साथ हैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा। उनसे बात करेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन सर्वे में पीछे है और हम उनसे जानेंगे, राय लेंगे। सर, इंडिया गठबंधन सर्वे में पीछे है, क्या कहना चाहें, क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये सर्वे जो दिखा रहे हैं ना, ये गोदी मीडिया दिखा रहा है सर्वे। ये इस तरीके का माहौल बना है जैसे इन्होंने ईवीएम में कोई बेईमानी कर ली हो पहले ही। ऐसा ये माहौल बना रहे हैं कि माहौल बना लो फिर कह देंगे साहब सर्वे में ही आ रही थी ये पार्टी। तो इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस पार्टी का चुनाव जनता ने लड़ा इस बार। मोदी जी की लहर एकदम इस देश में नहीं है, मोदी लहर खत्म हो चुकी। कारण है उसका एक, मोदी जी का जो बड़बोलापन और झूठ बोलने की जो आदत है ना, उसको आम आदमी पहचान चुका, आम आदमी समझ चुका। मोदी जी ने 2014 में सत्ता में आने से पहले कहा था मैं 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। उन्होंने रोजगार तो दिए नहीं, नोटबंदी कर दी, देश के 2 करोड़ से ज़्यादा युवाओं के हर वर्ष रोजगार छीनना शुरू कर दिए, जिससे आम युवा परेशान है। और रोजगार के नाम पर दिया तो उन्होंने दी अग्निवीर योजना। 17 साल का युवा भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा और रिटायरमेंट के बाद उसके पास कोई काम नहीं। गांव में तो एक आम धारणा हुई अग्निवीर भर्ती हुआ है भाई, यह को ब्याह ना कराएं तो 4 साल बाद सड़क पर आ जाएगा। तो रिश्ते नहीं हो रहे गांव में लोगों के। कोई गलती से कोई बेचारा कहीं ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है, शहीद हो जाता है, तो उसको शहीद तक का दर्जा नहीं है, कोई सरकारी सुविधाएं नहीं है। तो मोदी जी ने रोजगार के नाम पर देश के युवाओं को ठगा है। अग्निवीर जैसी योजना देकर के देश के युवाओं को मनोबल तोड़ा है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं रुपया डॉलर बराबर कर दूंगा। आज 86 रुपये का 87 रुपये का डॉलर बिक रहा है। देश की मुद्रा की विदेशों में कोई साख नहीं रही। कभी भी मुद्रास्फीति, मुद्रा प्रसार हो सकता है इस देश में। वर्ल्ड बैंक मना कर सकती है आपके रुपये को लेने से कभी भी। उन्होंने कहा कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। किसानों की आय तो दुगनी करे नहीं, अपने 2 मित्र अडानी अंबानी, उनसे बड़े बड़े गोदाम बनवा दे हिंदुस्तान के अलग अलग ज़िलों में। पिछले 2 साल से किसान संघर्षरत है, 750 किसान उन्होंने मरवा दिए, तब जाके वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। पंजाब में मैं अभी चुनाव में संगरूर ज़िले में मेरी ड्यूटी लगाई थी पार्टी ने। मैंने वहाँ देखा, वहाँ का किसान अभी भी बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, शंभू बॉर्डर पर वहाँ, और 3-3 किलोमीटर हाईवे जाम कर रखा है। और वो तो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई स्टे दे दिया कि आप दिल्ली में प्रवेश नहीं करोगे, नहीं तो वो तो जाकर मोदी जी को घेर लेते। जिस तरीके से देश का युवा नशे की लत में पड़ा हुआ है, देश की जवानी खत्म हो रही है, मोदी जी उस नशे को नहीं रोक पाए। मोदी जी ने कहा कि मैं किसानों की फसल का खरीद मूल्य तय कर दूंगा, एमएसपी जारी कर दूंगा। वो लोग एमएसपी तक जारी नहीं कर पाए। किसानों की फसल के सही दाम नहीं मिल रहे। तो इस देश का जवान परेशान, इस देश का किसान परेशान, जीएसटी लगा दी गब्बर सिंह टैक्स, इस देश का व्यापारी परेशान, इस देश का गरीब मजदूर परेशान। इन्होंने कहा मैं पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा। जो 64-65 रुपये में पेट्रोल डीजल बिकता था वह 100 रुपये पार बिक रहा है। इन्होंने कहा मैं गैस सिलेंडर सस्ता कर दूंगा। कांग्रेस राज में जो 365 रुपये का गैस सिलेंडर था, जो आज 900 रुपये का बिक रहा है। तो ये हालात इन लोगों की कथनी और करनी में फ़र्क है। इनके चाल चरित्र और चेहरे को अब दुनिया पहचान चुकी है। इसलिए और गोदी मीडिया में, आप भी मीडिया से हो, मैं आपके माध्यम से मेरे मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा कि देश के भविष्य के लिए कम से कम इतने गोदी मीडिया मत बनो कि देश का भविष्य खतरे में आ जाए। क्योंकि मीडिया पर जनता भरोसा करती है और आप लोग केवल मोदी जी की तारीफ करते हो, जबकि वो जो आदमी कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, उस आदमी ने देश को विदेशों में झुका दिया। देश के कोई वहाँ साख नहीं है। और बिकने की स्थिति ये है कि सार्वजनिक उपक्रम की सबसे बढ़िया बीमा क्षेत्रीय कंपनी थी भारतीय जीवन बीमा निगम, उसको इन्होंने बेच दिया। LIC को इन्होंने रेल बेच दी, इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए। जिस लाल किले पर देश की आज़ादी का तिरंगा फहरा था, इन्होंने उसको गिरवी रख दिया, उसको बेच दिया। कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को? और सब प्राइवेटाइजेशन। और अब नारा नया एक और दे दिया कि 400 पार। देश का SC ST OBC वर्ग जो आरक्षण का फ़ायदा लेता है, उसके अलावा EWS की जो जनरल कास्ट वाले आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं, वो सब लोग समझ गए कि यह आदमी अगर सत्ता में आया तो आरक्षण ख़त्म कर देगा। तो अब देश का आम आदमी मोदी जी को पहचान चुका है। इनके पास एक काम रह गया, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान,
मंदिर के पट सम्मान्य राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। जब मस्जिद का ढांचा वहाँ ढाया गया था, तथाकथित मस्जिद का, उस टाइम माननीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। और अब जब मंदिर बना है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। मोदी जी ने, हाँ, मोदी जी ने एक काम जरूर किया है, मंदिर के नाम पे लाखों करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लिया, अकूत संपत्ति भेड़ी कर ली। जो कहते मैं तो फकीर हूँ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने लोगों के रेड करवा के ईडी इनकम टैक्स के पैसे इकट्ठा कर लिया। और फिर जो मीडिया वाला साथी को इनके खिलाफ सच्ची खबर छापे उसके रेड करवा देते हैं, उसको नौकरी से हटवा देते हैं या उस चैनल को बंद करवा देते हैं लोग। तो प्रेशर में मीडिया है, प्रजातंत्र के चारों स्तंभ जो है वो अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं। क्या तानाशाही की हद होती है। और अगर इस देश में इस बार दोबारा मोदी जी की सरकार बनी, आप लिख के ले लो, अगली बार चुनाव, ये तो कहते हैं एक देश एक चुनाव कराएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये देश का प्रजातंत्र खतरे में हो जाएगा। और मोदी जी कोई प्रस्ताव ले लेंगे कि अब जिंदा रहूँगा जब तक मैं प्रधानमंत्री रहूँगा। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से ये गोदी मीडिया मत बनो और इस देश को बचाओ, इस देश के आवाम को बचाओ और आपसी भाईचारे को बचाओ, जो भाईचारा इन लोगों ने खत्म कर दिया। सर, भाजपा के लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त किया, अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, इसके अलावा देश में ऐतिहासिक विकास किया है, और विपक्षी पार्टियों को ये सब चीज़ नज़र नहीं आती। ये बीजेपी के लोग कहना है, आप क्या कहेंगे? देखो मेरे बीजेपी के साथियों, बीजेपी में अंदर एक अंतर कलह शुरू हो गई, वो भी अब इस बात में है बीजेपी के हमारे साथी भी, कि किसी तरीके से इस बार मोदी जी की सीटें कम आए ताकि हम इनको सत्ता से हटा सकें। इतना टेरर इस आदमी ने पैदा कर दिया, जो आदमी इसके थोड़ा सा भी खिलाफ बोलता है उसी को लाइन पे लगा देता है। नितिन गडकरी जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इनकी दाव नहीं मानी, उनका टिकट काट रहे थे, उन्होंने कहा काट दो टिकट, निर्दल लड़ लूँगा। वो आदमी ईमानदारी से उन्होंने काम किया, देश में वास्तव में सड़कों को जाल बिछा। उसके अलावा मोदी जी ने कोई काम नहीं किया सिवाय झूठ बोलने के, झूठे वादे करने के। प्रैक्टिकल स्थिति आपके सामने है, आप ईमानदारी से बता दो मुझे कि उन्होंने कुछ किया है क्या। अब आप चूंकि प्रजा उसमें मीडिया में हो, डर की वजह से आप बोलोगे नहीं। सर, मोदी जी ने विदेश समझा के भारत का नाम रोशन किया है। क्या कर दिया विदेशों में? देश की विदेश नीति सबसे खराब है आज की डेट में। देखिए, नेपाल हमारा पड़ोसी देश, उससे हमारे संबंध अच्छे नहीं। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, उससे हमारे संबंध अच्छे नहीं। काहे कि इन्होंने विदेश नीति अच्छी बना दी? जब तुम पड़ोसियों से तुम्हारे संबंध बढ़िया नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी देश, उससे तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं। पाकिस्तान के नाम पर तो ये राजनीति करते ही करते हैं। और खुद जाके नवाज शरीफ जब पीएम थे, बिना सूचना दिए देश के सारी सुरक्षा को खतरे में डालकर इन लोग वहाँ जाके सीधे बिना सूचना के बिरयानी खाने पहुँचते गए। काहे की विदेश नीति है इनकी? सर, ये कह रहे हैं पीओके को वापस ले लेंगे। भाई साहब, पीओके वाले तो खुद ही हिंदुस्तान का हिस्सा है और पीओके तो वापस आएगा, उसमें इनका कोई रोल नहीं है। वो लोग तो खुद बेचारे परेशान हैं, ये लाएंगे। इन्होंने पिछली बार चुनाव जीतने के लिए 45 सीआरपीएफ के जवानों को मरवा दिया ब्लास्ट करा के। आज तक वो 300 किलो आरडीएक्स आया कहाँ से, वो इनको पता नहीं है। क्यों नहीं पता? वो ऐसी जगह है जहाँ वो विस्फोट हुआ था, वहाँ बिना इतनी सुरक्षा है, बिना सरकार की मर्जी के, बिना उसके परिंदा पर नहीं मार सकता। सर, बीजेपी के लोग और कहते हैं कि हमने चाइना का इलाज कर दिया, चाइना बहुत को डोकलाम में और तमाम जगह हमने उसको हराया, पीछे हटाया है। 100 किलोमीटर चाइना घुस गया हिंदुस्तान में, ये इन्होंने इलाज किया। जाके देखो बॉर्डर पे, और एक शब्द नहीं बोलते। इनके रक्षा मंत्री से पूछो आप, धर्म दे गए। सर, मोदी तो कहते हैं कि नेहरू जी ने गिफ्ट में दे दिया अक्साई चीन। ये जिस नेहरू जी की बात करते हैं ना, वो नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति देश को और पार्टी को दान में दे दी थी। उन्होंने अपना रहने का मकान तक दान में दे दिया था। और वो इतने संपन्न थे, वो चाहते थे तो आराम से ऐश करते, उनको कोई मतलब। लेकिन वो आदमी आज़ादी की लड़ाई के लिए 11 साल जेल में रहा और देश को IIM, IIT, देश को विकास, नए हिंदुस्तान की संरचना, ये माननीय नेहरू जी ने करी थी। जिन संपत्तियों को ये बेच रहे हैं ना, वो नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने बनाई थी इस देश के लिए। किसी बाप का बेटा अब उसकी कमाई हुई प्रॉपर्टी को बेचकर मान लो अगर अपना घर चलाए तो क्या कहते हैं? निकम्मा है, बाप की कमाई प्रॉपर्टी को बेच रहा है। आप क्या कर रहे हैं? भाषण देते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, क्या छुड़ाया आपने? अब हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पता है भाई 80% हिंदू हैं इस देश में,
है, इन पे प्रेशर इतना क्रिएट कर दो कि डर की वजह से तुम्हें वोट दें, यूनाइटेड रहें और पाकिस्तान को गाड़ी काटो और मुसलमानों को गाड़ी काटो। ये देश गंगा जमनी संस्कृति का देश है। इस देश के संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समानता से रहने का अधिकार है। आप भाषण दे सकते हो, आप मुसलमानों को इस देश से भगा नहीं सकते, आप क्रिश्चियनों को इस देश से भगा नहीं सकते। आप सबको समान रूप से भाईचारे से रहने का अधिकार है, तो कम से कम भाईचारा तो ख़त्म मत करो इस देश का। सर, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस चुनाव हार रही है तो ईवीएम पर दोष डाल रही है, तो चुनाव से एक तरह से पीछे हट रही है कांग्रेस और उसके परिणाम को मानने से इनकार कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे कुछ भी कहें, मेरा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन है, बनारस से वो चुनाव लड़े, बनारस में ही वो बैलेट से चुनाव करा दें। अगर मोदी जी चुनाव नहीं हार जाए तो मैं नेतागिरी करना छोड़ दूँ। तो आपका कहना है कि पूरे देश में अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो निश्चित रूप से और अब भी ये गोदी मीडिया दिखा रहा है। आप देखना परिणाम आया जब 4 तारीख को इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीट लेके आ रहा है, 300 के आसपास, और राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी सत्ता से हटेंगे। तो क्या ईवीएम में कुछ गड़बड़ है भाई? तो अगर इस परिस्थितियों में ऐसे माहौल, जो आम जनता कह रही है इंडिया गठबंधन, आम जनता कह रही है कांग्रेस, आप जनता कह रही है राहुल गांधी जिंदाबाद, और फिर भी मान लो परिणाम उलट आवे, तो ये तो ईवीएम में गड़बड़ी के सिवा कुछ हो नहीं सकता। ये बिना ईवीएम के चुनाव करा दें, बैलेट से चुनाव करा दें, फिर ये बोल के दिखाएं। अच्छा सर, चंडीगढ़ में भी एक मामला आया था ईवीएम का, वो क्या मामला हुआ था ना? नगर निगम के चुनाव में चंडीगढ़ में इन्होंने उनमें गड़बड़ी करके और बीजेपी का वो जिता दिया मेयर। लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में गए, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय न्यायालय को, जिन्होंने उस अधिकारी को सस्पेंड करवाया और फिर बाद में कांग्रेस के मेयर को जितवाया, सही काउंटिंग करा गया। सर, अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव हैं, क्या चुनाव जीतेंगे? क्या स्थिति है, क्या प्रतिक्रिया? 100% जीतेंगे, कम से कम 1 से 1.5 लाख वोटों से ललित यादव चुनाव जीतेंगे। प्रतिक्रिया क्या होती है? भूपेंद्र जी को किसी ने स्वीकार नहीं किया। हाँ, मानते हैं हमारी एक आध विधानसभा में कोई कमजोरी रही है, लेकिन बाकी 6-7 विधानसभा में हम चुनाव जीत रहे हैं भैया, हारेंगे कहाँ से? ललित यादव चुनाव जीता है तो अलवर को क्या फ़ायदा होगा विकास की दृष्टि से? क्या वो एनसीआर से अलवर को बाहर निकलवा पाएंगे? क्या यहाँ की बेरोजगारी दूर कर पाएंगे? क्या तमाम समस्याएं दूर हो पाएंगी? निश्चित रूप से ललित जी चुनाव जीतेंगे। हम सब लोग मिलकर उनके सहयोग से बेरोजगारी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, महंगाई के खिलाफ भी लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ेंगे और देश की, प्रदेश की, अलवर जिले की प्रगति में अपना योगदान देंगे। सर, अलवर में पानी की भयंकर समस्या है, कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी अलवर शहर में, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं विक्रम यादव जी नगर निगम के, वो हम, हमारे संगठन के लोग, सारे पार्षद साथी रात दिन लगे हुए हैं। मैं माननीय संजय शर्मा जी जो वन राज्य मंत्री हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पिछली बार जब कांग्रेस का राज था, आप कहते थे मेरी चल नहीं रही है, पानी की किल्लत है, यहाँ से पानी लाओ और वहाँ से पानी लाओ। अब संजय जी, घर में घुसने से काम नहीं चलेगा, आप आइए और इस अलवर शहर की जनता की पीड़ा को समझते हुए पानी की व्यवस्था करवाइए। ऐसे छुपने से, लुकने से, कोई बहाना बना के घर में रहने से काम नहीं चलने वाला। जनता को पानी चाहिए, नहीं तो जनता आपको भी निपटा देगी। वो सर, संजय शर्मा ने कांग्रेस के शासन में कई धरने प्रदर्शन किए, अब बीजेपी के शासन है तो कांग्रेस कहीं धरना प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही। कब करेगी जनता जब प्यास? रोज कलेक्टर से मिल रही है, कांग्रेस रोज पीएचडी के अधिकारियों से मिल रही है, और अब 4 तारीख को काउंटिंग हो जाए, आचार संहिता हट जाती है। या तो पानी की व्यवस्था ठीक कर दे, नहीं तो हम पूरे जिले का एक बड़ा आंदोलन जिला स्तर पर करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे, और फिर भी नहीं सुधरे तो फिर इनके जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव करेंगे, और सड़क से लेकर के विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर संसद तक जनता के हित की लड़ाई लड़ेंगे पानी के लिए। तो ये थे योगेश मिश्रा, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष। ये पोल पर जो आया है उस पर इनका कहना है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो सकती है, वरना जनता ने चुनाव लड़ा है कांग्रेस का और मोदी की कोई लहर नहीं है। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। अब देखना यह है कि क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन जीतता है।